नमस्ते। आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ABC इंजीनियर के सब्सक्राइबर या जहाँ से भी आप लोग मुझे देख रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम आज जो वीडियो करने वाले हैं वो महाकुंभ से रिलेटेड वीडियो है, जिसे हम समझ सकते हैं और हम जान सकते हैं। और जो यहाँ के सेक्टर मजिस्ट्रेट साहब हैं डॉक्टर ज्ञान प्रकाश जी, और इनसे हम समझेंगे कि यहाँ की क्या चीज़ें हैं, क्या व्यवस्था है। डॉक्टर ज्ञान प्रकाश हूँ और मैं मेला मजिस्ट्रेट और इस क्षेत्र का प्रभारी हूँ मेले के लिए, और सभी संभावित जो व्यवस्थाएं हैं उनको देने के लिए हम तत्पर हैं। तो सर, सबसे पहले ये बताइए कि कितने सेक्टर्स में इसको बांटा गया है मेला क्षेत्र देखिए, को? ये जो मेला लगता है जिसको महाकुंभ मेला कहा जाता है, ये सदियों से पुरातन समय से चल रहा है। पहले इसको अर्धकुंभ के नाम से कहा था, फिर कुंभ होता था, आज कुंभ और महाकुंभ के नाम से कहा जाता है। तो ये जो है इस बार जो बनाया गया है, इसमें 25 सेक्टर्स में विभाजित किया गया है और ये 3 जोन में बटा है। 25 सेक्टर्स में जहाँ आप बैठे हुए ये सेक्टर नंबर 4 है, इससे लगा हुआ सेक्टर नंबर 3। सेक्टर 3 और 4 को मिलने पर ही जो स्नान की जगह है, जिसको संगम रोड के नाम से जाना जाता है, उस क्षेत्र में। और सर से हम दूसरी चीज़ ये पूछेंगे, सर ये जो हमारा खोया पाया केंद्र है, ये कैसे काम करता है और क्या होता है हमारे व्यूअर्स को आप बताएं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच थी और उनकी प्रेरणा थी, उसके आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी की मार्गदर्शन में हमारे जो मेला अधिकारी हैं विजय साहब, उनके एक विज़न था कि अभी तक जो हम लोग खोया पाया केंद्र बनाते थे, लोग खो जाया करते थे, इसमें कहानियाँ मूवीज़ बना करती थी, उन मूवीज़ से ज़रा हट के कुछ काम किया जाए। तो इसमें हम लोग डिजिटल युग में प्रवेश कर चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम चलाया था, उस डिजिटल इंडिया का एक हिस्सा जाकर। इसके पहले सर कभी आप यहाँ पदस्थ हुए, कभी आपने यहाँ पे अपनी सेवाएँ दी? नहीं, इससे पहले मैं इसमें पदस्थ तो नहीं हुआ, लेकिन इसको आने का, स्नान करने का कई बार मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अभी जनवरी में ही जब माघ मेला लगा हुआ था तब मैं आया था परिवार के साथ। इसमें एक अलग प्रकार की अनुभूति हुई। और इस वक्त जो बन रहा है 2025 में जिसके काम कर रहे हैं, उसमें और इसमें बहुत ज़मीन आसमान का फर्क। उस वक्त की व्यवस्थाएं चूँकि लोकल लेवल जैसा होता है, पूर्ण कुंभ या महाकुंभ नहीं होता है। महाकुंभ में बृहद स्तर पे कार्रवाई की जाती है और इसमें देश प्रदेश से लोग आया करते हैं। इवन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी विभिन्न मंत्रीगणों के माध्यम से, विभिन्न सचिवों के माध्यम से, विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न लोगों तक अपना निमंत्रण लेकर गए, और वो निमंत्रण के माध्यम से विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल महोदय या अन्य लोग जो हैं वो यहाँ पर बुलाए को आमंत्रित किया जाए। अच्छा, ये जो इसका स्नान प्रारंभ होगा वो कब से शुरू होगा? इसका स्नान 13 तारीख से प्रारंभ है। 13 जनवरी 2025 को पहला शाही स्नान होगा। तो सर, शाही स्नान के बारे में आप कुछ बताइए। शाही स्नान क्या है? देखिए, ये जो बना हुआ है इसमें बेसिकली जो हुआ करता था, 2 लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एक आम जनता करती है, साधु सन्यासी लोग करते हैं, नागा बाबा लोग करते हैं, दंडी परंपरा के लोग करते हैं, विभिन्न मठों के लोग करते हैं। तो उनके लिए हमने खाक चौक पर और उस जगह व्यवस्थाएँ की होती है। वो लोग सुबह जिस दिन स्नान होता है तो सबसे पहला स्नान करने के लिए नागा बाबा लोग आते हैं, इसमें संगम में तो उनके लिए विशेष प्रकार की व्यवस्थाएं दी जाती है। संगम के तट पर उनको बसाया जाता है, टेंट लगवाया जाता है, जो गवर्नमेंट की तरफ से सुविधाएं दी जाती हैं, नल की, पानी की, टेंट की, खाने की, सब चीज़ों की व्यवस्थाएं। तो सर, महिलाओं को लेकर के एडिशनल अगर हम बोलें तो क्या व्यवस्था है? महिलाओं के लिए देखिए, सभी विभाग कार्यरत हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है। उनका कहना है कि भयमुक्त प्रशासन होना चाहिए, महिलाओं की अस्मिता के साथ कोई खिलवाड़ ना कर सके, उनकी रक्षा के लिए हम लोग तत्पर हैं। और गुंडे मवाली जैसे लोग हैं, महिलाओं की तरफ आंख उठा कर जाएंगे। इसलिए तत्पर में 112 की जो हमारी फोर्सेज हैं, पुलिस फोर्सेज, और उनको लगाया गया है। महिलाओं की बटालियंस लगी हुई हैं, महिला कांस्टेबल्स लगी हुई हैं, महिला इंस्पेक्टर्स लगी हुई हैं, महिला कार्मिक भी लगे हुए हैं। हर जगह उनको इक्वल काम दिया गया। साथ ही हमने पूरे मेला क्षेत्र में AI टेक्नोलॉजी से बेस्ड कैमरेज इंस्टॉल किए, जो कि यहाँ पर होने वाली हर गतिविधि पर निगाह रखेंगे। इसको थर्ड आई अपन कहते हैं। तो थर्ड आई हमेशा पूरे समय इस मेला में होने वाली हर घटना पर अपना ध्यान रखेंगे। और गाइज़, मैं एक स्पेशली आपसे कहना चाहूँगा, मैं बहुत दुनिया घूमा हूँ, ऑलमोस्ट बाहर कई सारी कंट्री में मैंने विज़िट किया है, और जितने भी मेट्रोपोलियन सिटी हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, हैदराबाद हो, मैं कई जगह गया। लेकिन जो इस टाइम, प्रेजेंट टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, यूपी का जो प्रशासन है, हमारे DGP साहब या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी महाराज जी जिस तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं,
हमारी एक महिला दोस्त है, मैं आपको पर्सनल एक एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहूँगा कि उन्होंने कहा मुझे यूपी में बिज़नेस करना है। तो मतलब अगर मैं कहूँ यूपी स्टेट की अगर बात करूँ तो इस टाइम पर अगर कहा जाए तो बेस्ट स्टेट है। वो अलग मैटर है, बिज़नेस से रिलेशन हम कभी और बात करेंगे। एक हमारा एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जिसमें सर बताएंगे चीज़ों के बारे में, लेकिन आज के टाइम में मैं कहना चाहूँगा यूपी बहुत सेफ है, मतलब एक ऑरा है जिसे कह सकते हैं आप। सर अक्षयवट बीच के बारे में कुछ बताइए। देखिए अक्षयवट जो है, जो अकबर का किला बना हुआ है, उसके अंदर रेपुटेशन इसका ये नहीं पता है कि सदियों पुराना है। मान्यता है कि जो अक्षयवट के पास आकर लोग अपने देह का त्याग करते थे उसको सीधा मोक्ष मिलता है। इसको अकबर ने भी, औरंगजेब ने भी इसको खत्म करने का कोशिश किया, काटवा दिया एक बार, फिर से ये हो गया तो इसका औरंगजेब ने भी इसको जलाने की कोशिश की। लेकिन ये जो पेड़ है ये सनातन समय से चला। अच्छा सर, एक सवाल ऐसा है, हर युवा के मन में ये होता है कि युवा पढ़ता भी है और समझता भी है, और सर हम इतिहास से क्या सीख सकते हैं, हिस्ट्री हमें क्या सिखाती है, या हिस्ट्री हमें क्यों पढ़ना चाहिए? हिस्ट्री हमें इसलिए पढ़ना चाहिए कि हमारे साथ ऐसा वातावरण रहा और उस वातावरण से निकल के हमने किस प्रकार से नए ज़माने में प्रवेश किया है, प्रोग्रेस की। हिस्ट्री में अगर आप बात करते पुराने समय की बात करें, जब गीता रही, रामायण रही, हमारे धर्म ग्रंथ रहे, या हमारे पास क्या कहते हैं जितने उपनिषद रहे, वेद रहे, इनका समस्त जितना अगर आप बहुत गहराई से अध्ययन करेंगे, वाचन करेंगे, तो जितना जो आज आपको साइंटिफिक चीज़ें देखते हैं उन सबका मूल उसी है। जैसे भगवद गीता में परमाणु की बात करते हैं, ऐसे अस्त्रों की बात आप करते हैं कि अग्नि वर्षा देती थी, पानी वर्षा देती थी, ऐसे अस्त्रों की अगर आप बात करते हैं, या रामायण काल में बात करते हैं कि रावण के पास जो विमान हुआ करता है, तो वो सारी चीज़ें देखिए पुराने ज़माने की चीज़ें हमको आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के रूप में मिलती हैं। उसी प्रकार से अगर आप देखें महाभारत के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि संजय के पास कोई ऐसी दिव्य दृष्टि थी जो कहीं बैठकर कोई अन्य घटना घट रही थी उसको धृतराष्ट्र को सुना रहे। आज के टाइम पे आज के टाइम में जो हमारा मीडिया है, जो उनके सैटेलाइट लगे हुए हैं, सैटेलाइट के माध्यम से वो सूचना संग्रहित करते हैं और हमको लाइव टेलीकास्ट दिखाते हैं, चीज़ें दिखाते हैं, तो बिल्कुल मुझे लगता है उसी चीज़। इसका मतलब उस समय की टेक्नोलॉजी आज की टेक्नोलॉजी से बहुत पार थी। और मैं कहूँगा कि हमारे जो यंग लर्नर्स हैं, यंग श्रोता लोग हैं या जो भी लोग हैं, वो अगर अपने वेदों की तरफ लौटेंगे, अपने धर्मशास्त्रों की तरफ लौटेंगे, तो निश्चित रूप से वो पारंगत होंगे, वो चीज़ों को जानेंगे जो रहस्य उसमें छुपा हुआ है, और उस रहस्य को खोज के नई नई जो अमेरिका के लोग या अदर कंट्रीज़ के लोग खोज कर रहे हैं, उन खोज को स्वयं करने में सक्षम होंगे। गाइज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि रॉकेट साइंस के जो जनक हैं, नाम हमें एक्चुअल में याद नहीं आ रहा है सर का, जिन्होंने रिसर्च किया है, जिन्होंने रॉकेट्स को बनाया है, उन्होंने हमारे ग्रंथों से पढ़ा है, हमारे वेदों से सीखा है। तो हमारा वेद आप सोचिए तब इतना आगे था। हम लोग आज के टाइम में साइंस जैसी टेक्नोलॉजी को मानते हैं, साइंस में हम काम करते हैं, हालांकि हमें करना भी चाहिए क्योंकि साइंस का युग है और बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं। लेकिन जो अमेरिकन साइंटिस्ट थे या रशियन साइंटिस्ट थे, वो भी हमसे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो सर हम अपने युवाओं को इस महाकुंभ 2025 में हम ऐसी क्या चीज़ें हैं, हम अपने कल्चर्स को जो दिखा करके हम बाहर कंट्री में जाते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे हम क्या रख सकते हैं? और सबसे दूसरा सवाल सर, यहाँ पर जो हमारी 3 नदियाँ हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती, इससे रिलेटेड कुछ आप सर युवाओं को बताएं। देखिए पुरातन समय से जो महाकुंभ का कॉन्सेप्ट उनका कॉन्सेप्ट रहा है, तो उसमें कहा जाता है कि यहाँ 3 नदियों का मिलन है, गंगा, जमुना और सरस्वती। तो जहाँ 3 चीज़ें मिलती हैं वो अपने आप में अमृत और माना जाता है कि अमृत समय होता है क्योंकि नहान का समय होता है, स्नान का समय होता है उन तीनों नदियों में। इस विशेष समय में हमारे जो ग्रह नक्षत्र हैं उनको जब मिलते हैं तो वो अमृत वर्षा करते हैं। साइंटिफिक स्टडीज़ होनी चाहिए, कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि उस समय ऐसा क्या होता है कि उस पानी में ऐसा क्या बन जाता है कि बहुत से लोगों के रोग दूर हो जाते हैं, बहुत से लोग अच्छी आदतें प्राप्त कर जाते हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात है, इतना ठंड रहती है फिर भी उस जल में जब आप प्रवेश करते हैं तो आपको ठंड नहीं लगती। तो मुझे लगता है कि जो संगम का तट है या संगम के लिए जो व्यवस्थाएँ रहती हैं या जो हमारे पुरातन ग्रंथों में कहा गया है, चाहे हम किसी भी ग्रंथ को ले लें, जैसे सूर्य जो सर्व उसमें कहा जाता है सबसे सर्वश्रेष्ठ है, चंद्रमा सर्वश्रेष्ठ है, नदियों में गंगा को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, इसी प्रकार जो तीर्थ है उसमें प्रयागराज को सर्वश्रेष्ठ तीर्थ कहा गया है। तो मुझे लगता है युवाओं को अपनी संस्कृति की तरफ लौटना चाहिए और धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए,
आधुनिकता का और संस्कृत का या संस्कृति का जब गठजोड़ बनेगा तो बेमिसाल होगा। सर जैसे हमारे कुछ हमारे जो कल्पवास करने आते हैं, हम आप इस सवाल पे आएंगे कल्पवास क्या होता है, और सर इसको डिफाइन करेंगे। और ऐसा लगता है मुझे पर्सनल रुचि आपका आध्यात्म की ओर बहुत ज़्यादा है। हाँ, मेरा सौभाग्य है कि इससे पूर्व मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में मैंने काम किया है, वाराणसी जब में। बनारस में मैंने हाँ। कार्य किया है। तो जो बनारस का काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर है वो भी मेरे समय बना था, मैं उसका एक साक्षी हूँ। और मुझे इस बात का भी गर्व है कि मुझे ये मौका मिला था कि जो माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति जो कनाडा से आई थी उसको मुझे मंदिर में भी ले जाने का मौका मिला था, जिसका कि बाद में पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया था। तो मुझे लगता है कि जो चीज़ें हैं, प्रारब्ध है, वो आपके लिए पहले से बना। अच्छा, अब एक लेटेस्ट सवाल सर 2025 वाला, जो हमारे भाई आते हैं, हमारे माता पिता तुल्य जो हमारे लोग आते हैं सर, उनका कुछ सामान चोरी हो जाता है, जैसे मोबाइल छूट गया, कुछ पैसे छूट गए, इसको लेकर के हमारी प्रशासन जो है या फिर आपके अधीन में रह करके उस पर क्या काम कर रहे हैं? इसी चीज़ के लिए देखिए AI बेस्ड टेक्नोलॉजी से हमने क्या बोले इसका इंस्टॉलेशन पूरा मेला परिक्षेत्र में किया। अगर किसी का कुछ मोबाइल कहीं से होगा तो उनकी रेंज बहुत अच्छी है, तो साफ साफ दिखाई भी देगा, तो उससे पकड़ सकेंगे। और अगर कोई व्यक्ति हमारे जो खोया पाया केंद्र से बने होंगे तो जमा कराता है तो संबंधित को पहुँचाने की कोशिश करें। जिस आपको खोया पाया केंद्र में बैठे हुए हैं, ये बेसिकली ह्यूमन के लिए बना हुआ है, यहाँ व्यक्ति खो जाएगा तो इसका थोड़ा एक विस्तृत प्रारूप है। तो उसमें जैसे आप बाहर देखिए कि 11 काउंटर्स हमने बनवाए, 11 में से 9 रजिस्ट्रेशन काउंटर्स, जिसमें कि हमारे 24/7 2-2 के रूप में स्टाफ बैठेगा विद कंप्यूटर सिस्टम बैठेगा। तो वो जो भी व्यक्ति आएगा उसका पूरा ब्यौरा दर्ज कराएंगे, फ़ोटो खींचेंगे और उसको पीछे MIS रूम बना हुआ, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो बनाता है, और प्रोसेसिंग सेंटर हमारा बना हुआ है, उसमें उसको भेजेंगे कनेक्ट होने के बाद। और वो वाला उसका प्रोसेसिंग के साथ हम AI टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। AI टेक्नोलॉजी में जैसे स्केचिंग हुआ करती थी पुलिस विभाग में, उसी प्रकार से स्केचिंग होगी, उसी प्रकार से उनकी फ़ोटोज़ को आज से 5 साल पुरानी उसकी फ़ोटो कैसी होगी, उसका कभी हो सकता है कि फ़ोटो खड़ा हो मीडिया में, तो उस मीडिया के साथ हम लोग मैच करने की कोशिश करें। और क्या कहते हैं कि इसके साथ साथ अगर उसको जितना भाषा भी नहीं कर तो भाषा की अपनी भाषा दूसरी भाषा में अपनी भाषा में करना। तो क्या हमारे पास ट्रांसलेटर भी अवेलेबल नहीं, ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो हमने पिछली बार तमिल संगम है माननीय प्रधानमंत्री के क्षेत्र जिस ऐप का प्रयोग किया था, उसको भाषिनी ऐप कहते हैं। उस भाषिनी ऐप के माध्यम से उसकी भाषा को कन्वर्ट करते हैं। वो वोकल भी होता है और टाइपिंग के माध्यम से भी होता है, उसको हम हिंदी या इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। और सर जो हमारे बहुत साधु संत आने वाले हैं भगवान तुल्य, उनके लिए हम क्या सुविधाएं अलग से दे रहे हैं, या फिर क्या सुविधाएं उनके लिए हैं, और उनके मठों को कैसे ध्यान में रखा जा रहा है, या फिर उनके कोई अगर सहयोग होता है तो हम उसको कैसे पहुंचा रहे हैं? देखिए, उनके लिए ये सारी व्यवस्था होती है, क्योंकि संगम का तट होता है वो साधना के लिए भी तट होता है। ऐसे देवतुल्य जगह पर बहुत कठिन अगर सर्दी में वो लोग साधना करने की कोशिश करते तो उनको हम लोग स्थान दिया करते, प्लॉट्स करते हैं। उसमें उन लोगों का क्या कहते हैं टेंट लगाया जाता है, सरकार की तरफ से लगाया जाता है, उनके लिए उनकी ध्वजा लगती है, और साथ साथ उनकी पेशवाही भी होती है। पेशवाही ये उसको कहते हैं बेसिकली, जब वो अपना ध्वज लेकर आते हैं उसमें पहले दिन प्रवेश करते हैं तो अपनी पूरी क्या कहते हैं संतों की उनकी पूरी साथ चलाते हैं। उसमें हाथी, घोड़े, आदमी, नगाड़े, बच्चे और क्या कहते हैं इवन संत विशेष तरीके के। तो एक कभी संत से पेशवाई हुई थी तो 21 किलो की मुझे लगता है रुद्राक्ष का बट अपने ऊपर पहने हुए थे वो। तो ऐसे भी संत हैं, आपने जिन लोगों से कभी मुलाकात नहीं की तो उनको बड़ी सुविधाएँ देते। उनके ही लिए देखिए, आपने देखा हुआ नदी से उस पार जाने के लिए पॉन्टून पुलों का निर्माण किया गया है, कई सारा पॉन्टून पुल। और सर एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, जो देश विदेश जहाँ से भी लोग आ रहे हैं, हमारे 29 राज्यों से या वर्ल्ड से जितने भी लोग आ रहे हैं, रहने की सर बहुत अव्यवस्था है। अब इलाहाबाद में आप होटल सर्च करिए तो 3-3 महीने पहले बुकिंग हो गई है, तो उसके लिए मतलब हम क्या करें या हमारे प्रशासन क्या करें? देखिए, उसके लिए पूरा जिला प्रशासन की तरफ से टीम्स बनी होती हैं, रेट रेगुलराइज किए जाते हैं, और इस प्रकार की कोई भी अव्यवस्था फैलाने वाले के साथ दंडात्मक कार्रवाई भी की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, और हम लोग उनको फैसिलिटेट करते हैं। और मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो इसी क्षेत्र में रहना चाहते हैं, वो लोग कोई होटल्स में नहीं रहता। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो होटल्स में नहीं रहते।
जो वास्तव में कल्पवासी हैं या जो वास्तव में संगम का स्नान करना चाहते हैं, वो सभी लोग 99% लोग हमारे। तो सर एक चीज़ मैं और देख रहा हूँ कि अभी आप मेक माई ट्रिप या जो भी हमारी वेबसाइटें हैं जो प्रोवाइड करती हैं, वहाँ पर आप करिए बुकिंग के लिए, तो कई सारे होटल्स दिखाए जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में होते नहीं हैं। तो जो लोग आ रहे हैं उनके साथ एक तरीके का स्कैम हो रहा है। तो इसके लिए नहीं, उसके लिए देखिए पुलिस प्रशासन ने बहुत गंभीरता से इसका विचार किया हुआ है। कई लोगों के खिलाफ अभी हाल में देखे होंगे FIR दर्ज हुई थी। हम लोग लगातार ये भी कन्वे कर रहे हैं लोगों से कि किस प्रकार के भ्रामक लोग भेज रहे हैं, उनसे बच के रहिए। और लगातार जो हमारा साइबर सेल है वो इन पर निगाह रखें। हमेशा हमारी उन लोगों से ये गुजारिश है कि जब तक आप 100% कन्फर्म ना हो जाए कि ये साइट, ये लोग, ये अकाउंट्स बिल्कुल सही हैं, तब तक आप किसी प्रकार का पेमेंट ना करें। अगर आप इस प्रकार का कोई पेमेंट कर भी देते हैं तो आपको तुरंत, अगर आपको पता चलता है कि भ्रामक लोग हैं, गलत लोग हैं, तो इसकी सूचना अपने बैंकिंग सिस्टम को और पुलिस में नज़दीकी वहाँ पर दर्ज करें। सर एक और जो है एक सवाल है, जो सर एक नॉर्मल सवाल है जो सबको कचोटता है कहीं ना कहीं हमको। अब आप देखिए, जब से यहाँ पे कुंभ चल रहा है, होटलों की मनमानी किराया बढ़ाया जा रहा है। किसी दिन 10,000, 15,000, 20,000 या 25,000, 50,000 तक कर दिया जा रहा है। इसके विषय में सर एक अपना क्या आपका ओपिनियन होगा, या जो होटल मेरा मानना है, देखिए ये धर्म का कार्य कर रहे हैं, और अगर ऐसा कोई कर रहा है तो उसको सोचना चाहिए कि वो अधर्मी हो गया। जिस काम में हमको धर्म करना था, जहाँ लोग अपना सब कुछ छोड़कर एक एक महीने कल्पवास किया करते हैं, देह त्याग किया करते थे, ऐसे काम में हमको बिजनेस इस तरीके से नहीं करना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत मत है। और अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उनको कुछ ना कुछ अपनी आत्मा स्वयं कचौती होगी कि आप ये ऐसा करें। उनसे आप कुछ कहना चाहिए? मेरी उनसे अपील है कि धर्म के कार्य में, देश के नाम पर आप इस प्रकार की गतिविधियाँ ना करें। आप सेवा का कार्य करें, और वो परम युग है, और आपको कहीं ना कहीं उसका 10 गुना, 1000 गुना फल देता है। जैसे ये कहा जाता है कि जो भी कुंभ में स्नान करता है उसके कई गुना पीढ़ी तक के पाप माफ़ हो जाते हैं, कई जन्मों के पाप कट जाते हैं। तो अगर आपने अपनी सेवा इस कुंभ में दे दी है, आपने अपने आप को किसी भी रूप में, छोटे से छोटे रूप में अपने कुंभ में अपने आप को जोड़ लिया है, तो निश्चित तौर से आप जीवन में कुछ ना कुछ पाएंगे। बिजनेस दूसरी चीज़ है, सेवा दूसरी चीज़ है। बिजनेस और सेवा दोनों को नहीं। और एक हम आप लोगों से कहना चाहेंगे, हमारे जो मैंने सर्च किया इलाहाबाद में होटलों का रेट बहुत ज़्यादा है, तो हम भी एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आप लोगों से। हमारा प्रशासन भी उस पर काम कर रहा है, ये तो आपका खुद का विषय है कि आप कितना लेना चाहेंगे, लेकिन कम से कम प्राइस रखें, ताकि जो हमारे श्रद्धालु इतना दूर से आ रहे हैं वो यहाँ आ कर के स्नान कर सकें। और हमारा प्रशासन तो इस पर लगा हुआ ही है और काम कर रहा है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो हमारे लोग काफ़ी दूर दूर से स्नान करने वाले हैं, इंडिया के बाहर से आने वाले हैं, उनको आप क्या एक सजेशन देना चाहेंगे और उनको क्या कहना चाहेंगे? मेरा उनसे ये भी अनुरोध है, हमारी गवर्नमेंट की साइड से, टूरिज्म की साइड से हमने गेस्ट वाला सिस्टम भी स्टार्ट, पेइंग गेस्ट का भी सिस्टम हमारे यहाँ है, जिसमें कि आप लोगों के घरों को हमने अनुबंधित किया हुआ है जहाँ वो लोग रह सकते हैं। उनका किराया बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत मिनिमम चार्जेस दिए जा रहे हैं। आप उनको प्रेफर करें, किसी प्राइवेट होटल तो उनकी तरफ ना जाए, गवर्नमेंट अप्रूव्ड की तरफ ही चलें। सर हमारे जो विदेशी आते हैं हमारे यहाँ, मतलब उनका हमारा स्वागत बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है, लेकिन कभी कभी थोड़ी बहुत चीज़ें सर आप भी देखते होंगे कहीं ना कहीं वीडियोस में आती हैं, या फिर कुछ चीज़ें आती हैं, उस पर हम क्या सतर्कता कर रहे हैं और हम अपने विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, अतिथि देवो भव की परंपरा हमारे प्राचीन समय से रही, और अतिथि के साथ अगर कोई गलत करता है तो हम मानते हैं कि हमारे देश की बदनामी हो रही है। हम बार बार कोशिश कर रहे हैं कि हमारे किसी भी अतिथि के साथ किसी प्रकार का ये हमारा और आपका नैतिक दायित्व है, उत्तरदायित्व है, हर भारतीय का उत्तरदायित्व है। जो भी व्यक्ति हमारे यहाँ आया हुआ अतिथि के रूप में, उसका सत्कार करें, उसको अच्छे से अच्छे रूप में लाएं, और हमारे भारत का जो विश्व के पटल पर छाप जाए वो अच्छी जाए, क्योंकि आपका उसमें कुछ नहीं जाता, हमारे देश का नाम खराब है। तो मेरी उन सभी ऐसे लोगों से अपील है, अगर वो ऐसी किसी प्रकार की लेकर आए अपने मन में कि कुछ गड़बड़ी कर सकेंगे, कुछ गड़बड़ी फैला सकेंगे, तो हमारा प्रशासन और पुलिस दोनों सख्ती से निपटने के लिए तैयार है। क्योंकि कंप्यूटराइज सिस्टम से, AI टेक्नोलॉजी से, 112 के माध्यम से, NDRF के माध्यम से, पुलिस फोर्सेस के माध्यम से, आर्मी के माध्यम से सतत निगाह रखी जाती है। अगर कोई भी कुछ हमारी सुरक्षा के साथ
हमारी बहन बेटियों के साथ या हमारे अतिथियों के साथ कोई गलत करने की कोशिश करेगा उसके साथ हम लोग सख्ती से निपटेंगे। और एक सर सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, क्योंकि इतनी पब्लिक आने वाले अनुमानित मैं देख रहा था अभी लगभग 40 करोड़, तो इतना बड़ा सिक्योरिटी को हम कैसे मैनेज करेंगे? सिक्योरिटी हमारा कोलैप्स ना हो या ये सब चीज़ों को लेकर के नहीं, हमारे वी हैव प्रॉपर प्लान 1 स्टेज 2 स्टेज 3 स्टेज 4 स्टेज तक के हमारे प्लान बने रहते हैं, तो कोई भी सिक्योरिटी कोलैप्स नहीं होता। और हमारी पब्लिक सर बहुत ज़्यादा आने का ऐसा अनुमान है, कितनी पब्लिक आएगी? पब्लिक आती है, देखिए ये एक मेला है और व्यवस्था हम लोगों ने की हुई और हर स्टेज पे हमने चरण वाइज देखा हुआ है कि कैसे अगर ये कंडीशन बनती है तो इसके हमको क्या स्टेप लेना है। तो एनडीआरएफ के साथ बैठ के, एसडीआरएफ के साथ, डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग भी लगे हुए हैं, उनके साथ बैठकर लगभग पुलिस प्रशासन सब लोग बैठकर जो इसकी सिस्टर एजेंसीज होती हैं या जो लोग इसमें कॉन्स्टिट्यूंट पार्ट करते हैं, तो लगातार हम लोग उसकी ट्रेनिंग करते हैं, लगातार उसकी योजनाएं बनती हैं, अगर ये स्टेप आया तो हमको क्या करना है। और अभी सर आपने तो इसलिए सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक नहीं हुई। अभी सर आपने देखा होगा रिसेंटली बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे देख जो उपद्रवी तंत्र हैं या देशद्रोही हैं या फिर कनाडा से बैठे हुए या फिर अमेरिका से बैठे हुए लोग धमकियाँ देते हैं कि ये चीज़ें हैं या वैसी चीज़ें हैं जो ग्रुप्स हैं, निज्जर ग्रुप्स हैं और जो भी खालिस्तानी ग्रुप्स हैं। से दुश्मन रहा है ज़माना, कुछ हस्ती है हमारी की मिटती ही। देखिए हमारे यहाँ कितना लोग आए, चाहे मुस्लिम आए हों, मुग़ल के लोग आए हों, ब्रिटिशर्स आए हों, लेकिन हमने अपनी संस्कृति की छाप हमेशा बनाए रखी है और विश्व के पटल पर हमारा नाम हमारा भारत हमेशा था, आज भी है, कल भी है और हमारे बाद भी रहेगा। उनसे भी निपटने के लिए हमारी इंडियन अथॉरिटी, हमारी एजेंसी, हमारी लॉ आईबी और हमारे जो भी पुलिस के जवान हैं और हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे ऑफिसर हैं लगे हुए हैं और बहुत बेहतरीन और सुगम मार्ग आप यहाँ आएँ और दर्शन करें और मुक्ति लें। और सर एक का मेरा सुझाव है, इस पर आप कह सकते हैं कि जैसे हम कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आई भी, बहुत सारी आपको टेक्नोलॉजीज़ हैं, अमेरिका और बड़ी बड़ी कंट्रियाँ यूज करते हैं, हम कुछ ऐसे पोर्टल्स, कुछ ऐसे सैटेलाइट को ऐसे सिस्टम से सेट करें, एक स्क्रीन लगाएं, डिजिटल स्क्रीन लगाएं, वहाँ पर जो लोग आएँ प्रॉपर स्कैनिंग हो और उसका डेटा हम करें। हालांकि पब्लिक बहुत है लेकिन इसमें कुछ कर सकते हैं क्या? देखिए ये सारा इंस्टॉलेशन की प्रोसेस हमारे पास बहुत अच्छे इक्विपमेंट है। एक ही गाड़ी ऐसी होती है जो कि बहुत सारी, जैसे आग की घटनाएँ, ड्रोनिंग की घटनाएँ काटने के लिए हमारे पास मशीन उसी एक गाड़ी में है। हम लोगों का हुआ था शिक्षण, उसमें हमने देखा था जो आप जैसे आप देखते हैं कि पानी वाली कैनल लेकर चलते, हाँ मैं समझ गया। उसी साइज़ में हमारे पास कम से कम 30 से 35 प्रकार के इंसिडेंट को निपटने के लिए छोटी थी। और जो डिस्प्ले की आप जहाँ तक बात कर रहे हैं वो सब जगह लगा हुआ है, मॉनिटरिंग हो रही है। हम लोग उसकी बहुत सतत 24/7 उसकी मॉनिटरिंग होती है कि कौन उपद्रवी है, कौन गड़बड़ कर रहा है। बहुत सारी जगह ऐसी होंगी जहाँ ह्यूमन एरर हो जाता है, लेकिन हम उसको भी मिनिमाइज और ज़ीरो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत मुझे लगता है कि इस बार का प्रशासन, शासन सब चाक चौबंद है और मेरा अनुरोध है विश्व के लोगों से, भारत के लोगों से कि आप प्रयागराज आइए। जिला प्रशासन और प्रदेश प्रशासन उनकी सुरक्षा के साथ, उनकी अच्छी अनुभूति के लिए तत्पर है। हम चाहते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश का नाम, हमारे प्रयागराज का नाम माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में किए गए कार्यों का विश्व के फलक पर एक अजीब अलग सा नाम हो और लगे कि हम कहें वाह भारत, वाह उत्तर प्रदेश। मैं आप लोगों से भी एक कहना चाहूँगा कि मैं भी यहाँ आऊँगा और 2-3 दिन यहाँ रहूँगा। जो मुझसे सेवा हो सकेगी वो मैं भी सेवा करूँगा और आप लोग भी आए सेवा करें और प्रशासन का भी सहयोग करें। और क्या भैया? अच्छा, मैं बताना चाहूँगा कि मैं 8 सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और लगभग 5 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट मेरा नेट या JRF है। इससे पहले मैं विभिन्न सेवाओं में रहा, जैसे एजुकेशन सेक्टर में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था फिजिक्स का, फिर उसके बाद एजुकेशन में गया, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है। मैं बैंकिंग इंडस्ट्रीज में एज PO स्टेट बैंक में ज्वाइन किया था। उसके बाद 2016 में मैं सर्विस में और मेरे द्वारा गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाओं को अच्छे तरीके से क्रियान्वित किया गया। लगभग मेरा ये 8वां डिस्ट्रिक्ट है जहाँ मेरी पोस्टिंग है। तो मुझे अच्छा लगा, आनंद लगा कि इस उत्तर प्रदेश की एक विशिष्ट सेवा जिसको कहा जाता है स्पाइन ऑफ द गवर्नमेंट, उस पर मुझे कार्य करने का अवसर मिला। महाराज जी, योगी महाराज जी इसको पूरा एकदम गर्मी में शिमला बना के रखते हैं, बाकी एकदम बम बम है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे सिक्योरिटी है। मैं खुद गया, मैं देखा सर के साथ में, 1-2 जगह विजिट भी किया और सर ने दिखाया और बहुत बेहतरीन तरीके से है। मतलब आप कह सकते हैं कि एकदम हमारे भाषा में, यूपी वाले भाषा में
और जैसा सर ने बताया कि सर का जो फेवरेट सब्जेक्ट था फिजिक्स था सर। मैं फिजिक्स का ज़रा एजुकेशन में आ गया, टीचर्स ट्रेनिंग का मेरा सब्जेक्ट था। तो मैं कई सब्जेक्ट में जैसे फिजिक्स पढ़ा, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ी है, सोशियोलॉजी पढ़ी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा है, एजुकेशन पढ़ा है, और क्या कहते हैं MBA किया मैंने। तो ये बहुत सारी विधाओं में मैंने काम किया, और मुझे लगा कि इससे जब मैं इस काम करता हूँ धरातल पे, तो इस समाज में काम कर रहा हूँ, तो ये सारा एक क्लब होके आता है। उसमें से बड़ा आनंद आता है कि पढ़ाई के साथ आपको कोई ऐसा नहीं बना सकता कि आपको चीज़ नहीं आती। तो मैं लोगों के लिए बहुत सारा मोटिवेशन कर सकता हूँ, उनको मोटिवेट कर सकता हूँ कि अपने अंदर की जो शक्तियाँ हैं उनको जागृत करिए। आपके आइडियाज़ विवेकानंद जैसे लोग होने चाहिए, आप आगे बढ़ें। हिंदुस्तान सिर्फ ज्ञान के लिए, अध्यात्म के लिए जाना जाता है, और ये कभी सोने की चिड़िया था, और ये सोने की चिड़िया हमेशा है, रहेगा। सोने की चिड़िया धन से नहीं होती है, ज्ञान के कारण ही सोने की चिड़िया हुआ करती थी। क्योंकि सोना हर कोई व्यक्ति अपने पास रखना चाहता है, उसी प्रकार जो ज्ञान होता है उसको हर कोई व्यक्ति रुद्राक्ष की तरह अपने साथ धारण करना चाहता है। और जब रुद्राक्ष अलग होता है, रुद्राक्ष अलग होने का मतलब होता है व्यक्ति समाप्त हो जाता है। जब ज्ञान समाप्त हो जाता है तो व्यक्ति समाप्त हो जाता है। तो संगम में एक बार आप पधारिए, आइए, और उस अनुभूति को प्राप्त करिए, और उस ज्ञान को लेकर यहाँ से जाइए। यहाँ से लोग गंगा जल लेकर जाते हैं। मेरा कहना है कि यहाँ से गंगा जल के साथ, उस बोतल के साथ आप ज्ञान को भी लेकर जाइए। अपने जो पुरातन भारत है उसकी छाप अपने साथ लेकर जाइए। यहाँ के अक्षय वट की अनुभूति को लेकर जाइए। यहाँ लेटे हुए हनुमान जी से आप आशीर्वाद लेकर जाइए, और उस जीवन में इतना आगे बढ़िए कि एक बार आपका खुद का नाम विश्व के फलक पर हो। अच्छा सर, एक हमने भी साइंस को बहुत अच्छे से पढ़ा है और उस पर मैं एक्सपर्ट भी रहा हूँ। जब जाते हैं समुद्र के पास और रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें जो है जाने का मार्ग दें, तो वो नहीं देते हैं, एक तरीके से विरोध करते हैं। तो कहते हैं कि विनय न मानत जलत जल, गयो 3 दिन बीत, बोले हो राम सको बस भय बिन होय। तो हम वो भी करना जानते हैं, और हम स्वागत भी करना चाहते हैं कि और बहुत अच्छी चीज़ें जाएंगी। मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि डिजिटल युग में सर ये होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। ग्रहणाम श यथा सूर्य नक्षत्राम यथा शशि तीर्थान मुक्तम तीर्थ प्रयाग मुख्य मुक्तनम। इसका अर्थ है कि जिस प्रकार से प्रयागराज तीर्थ क्षेत्र के विषय में पद्म पुराण में कहा गया है, जिस प्रकार ग्रहों में सूर्य एवं नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ है, उसी